नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। अक्सर आप अपने कीमती सामान को बैंक के लॉकर में रखते हैं क्योंकि आपको ये लगता है कि कीमती सामान घर पर रखने के बजाय बैंक के लॉकर में ज्यादा सुरक्षित होगा। बैंक लॉकर किराए पर लेने पर आपको कई तरह के चार्जेस भी देने होते हैं। तो आज हम मनी गुरु में बात करने वाले हैं कि आखिरकार बैंक लॉकर कितने सुरक्षित हैं, बैंक लॉकर खुलवाने के लिए आपको कितने चार्जेस देने होंगे, बैंक लॉकर में अगर कोई सामान चोरी हो जाए तो बैंक नुकसान की भरपाई करेगा क्या। बैंक लॉकर से इस तरह के जुड़े हुए कई सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। तो सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिरकार एक व्यक्ति को बैंक लॉकर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि सामान तो हम घर पे भी रख सकते हैं, लॉकर्स तो हम सबके पास घर पे भी होते हैं, तो ऐसे में बैंक लॉकर कितने सुरक्षित रहते हैं? वेल पल्लवी, अगर हम बात कर रहे हैं डिवर्सिफिकेशन की, हमने फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम, इन्वेस्टमेंट्स के टाइम हमेशा हम बात करते हैं कि आपको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारे इन्वेस्टमेंट्स हम एक जगह नहीं रखते। उसी प्रकार जो आपके वैल्यूबल्स होती हैं, आपकी ज्वेलरी है या आपके कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आपके फ्लैट के एग्रीमेंट्स हो सकते हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपकी विल हो सकती है, ये डॉक्यूमेंट्स और ये जो वैल्यूबल्स हैं ये हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी जगह पे रखें जो हमें रोज के यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसे सुरक्षित रखना जरूरी है और ये वंस इन अ वाइल यूज होते हैं। तो आज की तारीख में हमने ये भी देखा है कि घर में सारे जो मेंबर्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ है, वो काम करते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो घर काफी टाइम तक खाली रहता है दिन भर में और अनअटेंडेड रहता है। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होती थी तो घर में कोई ना कोई डेफिनेटली प्रेजेंट रहता था। तो ये सारी जो रिस्क की बातें हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक बैंक जिससे हम बैंकिंग कर रहे हैं या कोई हमारे घर के पास में है, हम वहां पे एक लॉकर लेते हैं और हमारी चीजें जो हम कम यूज कर रहे हैं लेकिन वैल्यूएबल है, जो हैवी ज्वेलरी है, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उसे वहां पे रख सकते हैं क्योंकि वहां पे डेफिनेटली बेटर सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स होते हैं। बैंक है तो लगातार कोई दिन भर उसमें एक्टिविटीज होती हैं और रात को अगर हम बात करें बैंक बंद होने के बाद भी वो स्ट्रॉन्ग रूम की तरह काम करता है जहां पे इतना इजीली ब्रेक इन नहीं हो सकता। तो डेफिनेटली हमारे वैल्यूएबल्स और डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर करने के लिए हम बैंक के लॉकर लेके उसमें हमारी चीजें रखते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप कहीं लंबी छुट्टियों के लिए भी जा रहे हैं और आपको ये टेंशन रहती है कि घर पर आपका सामान कितना सुरक्षित रह सकता है, तो ऐसे में बैंक लॉकर में आपका सामान जो है सुरक्षित रह सकता है, इसलिए आपको टेंशन फ्री हो जाना चाहिए जब आप एक बैंक लॉकर लेते हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या तमाम बैंक जो है उनमें ये लॉकर की सुविधा मुहैया कराई जाती है या कुछ चुनिंदा बैंक होते हैं उन्हीं में ये सुविधा रहती है? अगर हम बात कर रहे हैं कि बैंक्स कोशिश जरूर करती हैं कि वो अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए वैल्यू एडिशन के रूप में बैंक के लॉकर भी दें, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कई जो ग्राहक हैं वो अगर लॉकर की फैसिलिटी नहीं होती तो बैंक के अकाउंट भी नहीं खोलते हैं। तो ये एक एक्सटेंडेड फैसिलिटी है जिसमें आपको डेफिनेटली बैंकिंग सर्विसेज के लिए कस्टमर्स मिलते हैं, प्लस एक रेवेन्यू जनरेशन भी डेफिनेटली होता है क्योंकि आप अगर बैंक का लॉकर ले रहे हैं तो उसका रेंट भी भर रहे हैं। देखा जाए तो बैंक्स कोशिश जरूर करती है कि हम एक लॉकर की फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं आपके प्रीमाइसेस में, क्योंकि एक पार्ट ऑफ सर्विसेज है। लेकिन अगर रियल एस्टेट के कंस्ट्रेंट्स हैं, मान लीजिए कि जगह इतनी बड़ी उन्हें रेंट पे मिली ही नहीं है कि वो एक लॉकर के लिए अलग से एक सेक्शन बना सके, तो हो सकता है कि वहां पर आपको लॉकर की फैसिलिटी नहीं मिले। लेकिन जहां तक मैंने कहा, कोशिश हमेशा बैंक की यही रहेगी कि वो जितनी ज्यादा हो सके सर्विसेज अपने कस्टमर को दे, ताकि उसकी वजह से उनके बैंक अकाउंट खुले और रिलेशनशिप अपने ग्राहक के साथ बढ़ता रहे। बिल्कुल। तो बैंकों की कोशिश ये रहती है कि तमाम ग्राहकों को जो है वो लॉकर की सुविधा मुहैया कराई जाए। और हम ये अक्सर देखते भी हैं कि कई बार जो ग्राहक होते हैं वो सिर्फ इसलिए एक बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं क्योंकि उन्हें लॉकर की सुविधा चाहिए होती है। लेकिन हर्षवर्धन जी, कई जो बिजी ब्रांचेस होती है वहां पर तो लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट भी रहती है, तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट कितनी अमूमन लंबी होती है और नंबर किस हिसाब से आता है वहां पर? देखिए पल्लवी, ये एक्चुअली एक ग्रे एरिया है क्योंकि ये बैंक के परव्यू में आता है कि वो वेट लिस्ट को पब्लिश तो की नहीं जाती। मान लीजिए आज की तारीख में कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको बैंक के लॉकर चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो बैंक में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि हमें एक लॉकर की फैसिलिटी चाहिए, उनके एग्जिस्टिंग बैंक में भी, ये नहीं कि हम किसी और बैंक में जाके बात कर रहे हैं, जिस बैंक में उनके पास कई सालों से खाता है, उसी बैंक के पास अगर वो जाके बोलते हैं कि मुझे लॉकर की फैसिलिटी चाहिए, तो डेफिनेटली बैंक वाला उनसे यही कहते हैं कि नहीं, अभी फिलहाल लॉकर अवेलेबल नहीं है, अगर आपको चाहिए तो वेट लिस्ट में आ जाइए, मतलब आप एप्लीकेशन देके रखिए
और फिर बाद में ये ग्राउंड रियलिटी है और ये एक ओपन सीक्रेट है कि प्रेशराइज किया जाता है कि आप बड़ी फिक्स्ड डिपॉजिट खोलें या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें बैंक के थ्रू या कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। ऐसे करके उन्हें कहा जाता है कि अगर आप ऐसे कोई सर्विसेज हमारे साथ लेते हैं तो हम आपका नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आपको लॉकर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। सो हालांकि ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, लेकिन क्योंकि हम समझते हैं एक बात कि हम रेगुलेशन एक तरफ है और प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी की अगर आप बात करें, ऐसा कोई भी ग्राहक नहीं होगा जिसे बैंक के लॉकर मिलने में तकलीफ हुई होगी। जैसे आपने कहा कि अगर कोई बड़ी ब्रांच है, बिजी ब्रांच है, तो उस हिसाब से उनके पास उतने ही अकाउंट्स भी हैं। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर ब्रांच के पास हजारों अकाउंट होते हैं, लेकिन लॉकर उनके पास 1000 डेफिनेटली नहीं होते। सो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई का इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो डिमांड हमेशा ज्यादा होने वाली है और सप्लाई कम। बिल्कुल। तो जब बात आती है बैंक लॉकर्स की, तो जैसे कि हर्षवर्धन जी ने भी बताया कि डिमांड जो है वो ज्यादा अक्सर रहती है, क्योंकि एक बैंक में हजारों लोगों के अकाउंट्स होते हैं, लेकिन उतनी संख्या में जो है वो लॉकर्स की नंबर जो होते हैं वो नहीं होते हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, कोई भी व्यक्ति जो होता है वो क्या लॉकर के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर जिस व्यक्ति का उस बैंक में, उस पर्टिकुलर ब्रांच में जो है खाता होगा, वही जो है लॉकर के लिए अप्लाई कर सकता है? अगर हम स्ट्रिक्टली रेगुलेशंस की बात करें, सो रेगुलेशंस में आप एक बैंक के पास मान लीजिए आपके पास खाता नहीं है एक पर्टिकुलर बैंक में, जो आपके घर के नीचे आपकी ब्रांच है, आपके पास उस बैंक में खाता नहीं है, लेकिन कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए डेफिनेटली वैल्यूएबल है कि आप उसी बैंक में खाता खोलें, आप बैंक अकाउंट लॉकर लें जो आपके घर के पास है। सो क्वेश्चन ये है कि आप उस बैंक में जा सकते हैं और उसमें कह सकती हैं कि मुझे सिर्फ लॉकर चाहिए, बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। सो स्ट्रिक्टली अगर रेगुलेशंस की बात करें तो ये आप अलाउड है करने के लिए, लेकिन हम ये समझ रहे हैं और हम ये बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जो बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके लिए भी लॉकर्स अवेलेबल नहीं होते, तो आपको सिर्फ खाली लॉकर देना वो बैंक नहीं करने वाली। अगर हम एक कदम और आगे बढ़ाएं रेगुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बैंक आपसे कह सकती है कि आप हमारे साथ बैंक अकाउंट खोलें, ताकि जो भी चार्जेस होते हैं लॉकर के, वो हम आपके बैंक में से डायरेक्टली डेबिट कर लें। रेगुलेशंस ये भी कहती है, अलाउ करती है बैंक्स को कि आप 3 साल तक का जो रेंट है लॉकर का, और अगर कोई कारण से लॉकर खोलना पड़े, उसके जो खर्चे होते हैं, उतनी अमाउंट की आप बैंक आपसे फिक्स डिपॉजिट की मांग कर सकती है। वो कह सकती है कि भाई आपके अगर सालाना 5000 रुपए बैंक का लॉकर का रेंट है, तो 15000 प्लस अगर उसे खोलना पड़े तो उसका जो 10,000 रुपए का शायद खर्चा हो, तो 25,000 की आप एफडी खोलें, तो आप इतना रखें, तो ये बैंक आपसे कानूनी तौर पे नए कस्टमर्स के साथ मांग सकती है। एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को आपको नहीं पूछना है, ये आरबीआई के रेगुलेशंस हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपको ग्राउंड रियलिटी है, बैंक्स आपसे लाखों रुपए का फिक्स डिपॉजिट मांगती है, आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की बात करती है, या आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं। सो ये सब ग्राउंड रियलिटी में तो हो ही रहा है। लेकिन जो आपका सवाल था, क्या आप सिर्फ बैंक में जाके लॉकर मांग सकते हैं और खाता नहीं खोलना है? जी हाँ, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि बैंक आपको सिर्फ लॉकर देगा और खाता नहीं खुलवाएगा। अच्छा, जिस बैंक में हमारा अकाउंट होता है, तो लॉकर के जो चार्जेस होते हैं, जो सालाना उसका रेंट होता है, क्या वो उसी सेविंग अकाउंट से कटता है, या फिर हमें, जैसा कि अभी आपने जिक्र भी किया कि एफडी जो है, कई बार बैंक कहते हैं कि आप पहले एफडी करा लीजिए, या फिर एफडी जो है ये क्यों कराई जाती है? अगर आपका बैंक में लॉकर है, तो डेफिनेटली बैंक आपसे नोटिस भेज के, कोई ये नहीं चाहती कि आपको नोटिस भेज के आपका वेट करे कि आप उसका रेंट भरें। सो वो ये देखते हैं कि आपका बैंक अकाउंट लिंक कर देती है लॉकर से, और आपके जो भी एनुअल चार्जेस हैं वो आपके बैंक के अकाउंट में से डायरेक्टली डेबिट कर लेगी। तो ये तो उनका लॉकर रेंट एग्रीमेंट जो होता है, उसके बेसिस पे आपको ऑथराइज किया जाता है। लेकिन बैंक, आप मान लीजिए खाता तो आपने खोल लिया और उसमें बैलेंस नहीं है, तो बैंक आपसे, जैसे मैंने कहा कि इंसिस्ट करती है कि आप 3 साल का जो रेंट है, प्लस अगर कोई कारण से खोलना पड़े, उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उतने की आप फिक्स डिपॉजिट करिए, ताकि अगर मैं आपके बैंक अकाउंट में से निकाल नहीं सकूं क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं है, या कोई कारण से अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन होता है बैंक के पास कि वो जाके वो आपके फिक्स डिपॉजिट में से निकाल के अपना जो रेंट है वो फुलफिल कर ले। और 3 साल तक आप नहीं भरें तो उतनी एफडी उनके पास होनी चाहिए। और अगर बाद में 3 साल के बाद भी अगर आप नहीं आते हैं, या आप ट्रेसेबल नहीं हैं, और बैंक को उसका लॉकर तोड़ना पड़ता है, तो वो कॉस्ट भी आपकी फिक्स डिपॉजिट में इंक्लूडेड है। सो कायदे के अनुसार इतना ही आपसे फिक्स डिपॉजिट की मांग कर सकती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इतने से बैंक मानता नहीं है, और आपको लाखों रुपए, इनफैक्ट 10 लाख 15 लाख रुपए की भी डिमांड करते हैं, विच इज अनफेयर, विच इज नॉट राइट। और वो चीज के लिए जो ग्राहक है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन पुट इट इन ग्राउंड रियलिटी कि डिमांड सप्लाई का इतना डिफरेंस है कि बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप उनसे ये डिमांड पूरी करके लॉकर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और है जो लेने को तैयार है।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बैंक्स को जो है फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में ग्राहकों की कई बार मजबूरी भी बन जाती है कि बैंक अगर कह रहा है कि उन्हें एफडी करानी है तो उन्हें उस बैंक के साथ जो है एफडी करानी ही पड़ती है। लेकिन अगर हम बात करें इसके लॉकर से जुड़े हुए चार्जेस की, तो आखिरकार इनके चार्जेस क्या रहते हैं? कितना रेंट जो होता है वो हमें सालाना पे करना होता है? सो वेल, ये जो आरबीआई के कानून के तहत में आरबीआई के जो रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से बैंक्स खुद अपने आप से तय कर सकते हैं कि उन्हें लॉकर्स का कितना चार्ज करना है। सो ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है जो कहता है कि आप इतने रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते या इतना मिनिमम आपको लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से साइज का लॉकर ले रहे हैं। सो अलग अलग साइज के लॉकर्स होते हैं, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है या एक्स्ट्रा लार्ज है। तो बैंक्स अलग अलग टाइप के लॉकर्स रखती हैं और उसका चार्जेस वो खुद ही डिसाइड करते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर हम एक फलाना कोई एक पर्टिकुलर बैंक की बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर बैंक की अगर ब्रांच एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में है जो एक्सपेंसिव एरिया है तो उधर रेंट ज्यादा होगा क्योंकि वो ब्रांच को ज्यादा रेंट देना पड़ रहा है। अगर वही बैंक की ब्रांच एक रेसिडेंशियल एरिया में है जो सबर्ब्स में आउटस्कर्ट्स में है तो वही बैंक के स्मॉल लॉकर जहां पे एक जगह पे आप 10,000 रुपया साल का भर रहे हैं, वही बैंक की दूसरी लोकेशन पे आप हो सकता है 2,000 रुपया भर रहे हैं। सो ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है कि आपको अगर आपने एक ही पर्टिकुलर बैंक की 2 ब्रांच मिले तो रेंट सेम होना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि उनका भी कॉस्ट जो वो प्रॉपर्टी लीज पे लेते हैं उनको भी रेंट अलग एरिया के हिसाब से अलग है। तो रेंट जो लॉकर का है वो बैंक अपने हिसाब से तय कर सकती है। आपको अगर कबूल नहीं है तो आप छोड़ के किसी और जगह ले लीजिए। ये बैंक का स्टैंड है और ये आरबीआई का भी कहना है। बिल्कुल, तो बैंक के चार्जेस जो हैं वो बैंक में हर जगह पे जो है वो अलग अलग होते हैं। बैंक की ब्रांच के अकॉर्डिंगली भी ये चार्जेस अलग हो सकते हैं, क्योंकि कितनी बिजी ब्रांच है वहां पर लॉकर की डिमांड ज्यादा होती है, तो उसके मुताबिक जो है कई बार इनके रेंट जो होते हैं वो डिसाइड होते हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी ये भी बताइए कि अगर इस बीच में अगर हमारे किसी व्यक्ति की चाबी जो है वो गुम जाती है या नई चाबी बनवानी पड़ती है, तो क्या इसके लिए भी कोई अतिरिक्त चार्जेस जो है वो भरने पड़ते हैं? यस, एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप देखेंगे तो इसका जो प्रोसेस है वो भी सिंपल इतना नहीं है। अगर आप कहते हैं कि मेरे पास बैंक की चाबी है और वो मैंने खो दी है, तो पहले आपको पुलिस कंप्लेंट फाइल करनी होगी। पुलिस कंप्लेंट के बेसिस पे आप एक एप्लीकेशन देंगे अपने बैंक को ये कहते हुए और एक अंडरटेकिंग देंगे कि ये चाबी मेरी तरफ से खो गई है और इसकी अगर कोई कारण से किसी और को मिला और दुरुपयोग हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी बैंक लॉकर होल्डर की ही होगी। सो आप बैंक अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करके आपको एक डुप्लीकेट चाबी बनवाने का प्रोसेस चालू करता है। जो कंपनी ने लॉकर्स बनाए हैं उसी कंपनी को ऑथराइजेशन होता है कि वो आपके डुप्लीकेट चाबी बना सके। कोई लोकल की वेंडर नहीं है जो आके आपकी चाबी बना लेता। वो जो लॉकर जिस कंपनी ने बनाए हैं उस कंपनी को डुप्लीकेट चाबी की एप्लीकेशन दी जाती है और उसी का जो चार्ज है वो पूरा लॉकर धारक को ही भरना पड़ता है, बैंक अपनी जेब से नहीं देने वाली। कई जगह ऐसे भी होता है कि लॉक्स बाद में चेंज किए जाते हैं क्योंकि चाबी खो गई है, रिस्क नहीं लेना होता है बैंक को या लॉकर होल्डर को। तो अगर ये प्रोविजन होता है तो लॉकर के जो लॉक है वो भी पूरा चेंज किया जाता है और उसका भी खर्चा जो लॉकर का होल्डर है उसी को देना पड़ता है। बिल्कुल, तो लॉकर का होल्डर जो है अगर चाबी उससे गुम जाती है तो पूरे चार्जेस जो हैं वो उसी व्यक्ति को देने होते हैं। खैर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये भी जानेंगे हर्षवर्धन जी से कि आप साल में कितनी बार जो है लॉकर को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपने एक लंबे समय तक लॉकर को ऑपरेट नहीं किया तो क्या बैंक के पास ये अधिकार है कि वो लॉकर को तोड़ दे और आपका जो अधिकार है उसको खत्म कर दे, और साथ ही क्या लॉकर का इंश्योरेंस कराना भी सही रहता है? इस पर भी चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद आप सबका स्वागत है। आज हम मनी गुरु में चर्चा कर रहे हैं कि जिस बैंक लॉकर में आप अपने जमा पूंजी रखते हैं वो आपके लिए आखिरकार कितना सुरक्षित है, और बैंक में अगर आप लॉकर खुलवाना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। और चर्चा में हमारे साथ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा जी बने हुए हैं। हर्षवर्धन जी, हमने काफी पहलुओं के बारे में बात तो की, लेकिन रेंट एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। अगर कोई व्यक्ति जो है वो साल के बीचों बीच में एक लॉकर को रेंट पर लेना चाहता है तो क्या उसे पूरे साल का रेंट जो है वो भरना होगा या फिर महज 3 महीने या 4 महीने का रेंट ही उसे भरना होगा? जी नहीं, एक्चुअली हम इसे एक सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। पहली बात यह है कि बैंक आपके जो खाते से डेबिट करता है, जो आपका रेंट एनुअल रेंट लेता है वो एक पर्टिकुलर मंथ में ही लेता है साल के। तो अगर आप
मान लीजिए कोई अप्रैल में लेते हैं पूरे साल भर का, तो वो सारे बैंक अकाउंट्स को एक ही टाइम पे डेबिट करते हैं। तो अगर हम ये एक चीज को देखें और दूसरी बात देखें कि अगर हम अप्रैल में डेबिट करने की बात कर रहे हैं और कोई इंसान है जो सिर्फ 3 महीने के लिए यूज किया है, तो उन्हें पूरे साल का रेंट क्यों देना पड़े? सो इसमें अगेन डिमांड सप्लाई की बात है। बैंक आपसे कहती है कि एक तो आपको बैंक का लॉकर मिल गया, उसके बाद आप अगर उनसे नेगोशिएट करेंगे कि मैंने 1 साल के लिए नहीं 3 महीने के लिए ही यूज किया, मुझसे 3 महीने के लिए ही लीजिए, तो ये बैंक के नियम कानून में आएगा ही नहीं और वो बोलेंगे नहीं लेना आपको मत लीजिए, कोई और हमारे पास लाइन में ऑलरेडी खड़ा है। सो पूरे पहलू को ध्यान में रखते हुए अगर हम सिंपल बात करें तो जी नहीं, अगर आपने 3 महीने के लिए भी यूज किया है, बैंक आपसे पूरे उस साल का पूरा रेंट लेगा एंड रेंट जो भी है आपको या तो लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो किसी और बैंक के पास आप जा सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे पॉसिबल नहीं होता। आपको लॉकर मिल गया तो आप बोलेंगे कि मुझे 3 महीने की जगह अगर 1 साल का भी ले रहे हैं कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लॉकर मुझे अलॉट हो गया जो अभी अगले कितने सालों तक मैं खुद मेंटेन करूंगा और मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थियोरेटिकली स्पीकिंग आपको पूरे साल का नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग चॉइस नहीं है और बैंक अपने 1 लॉकर या 2 लॉकर के लिए पूरा प्रोसेस चेंज नहीं करेगा। बिल्कुल, तो बैंक अपने 1 या 2 लॉकर के लिए पूरी प्रक्रिया को बदल नहीं सकता है। लेकिन हम साल में कितनी बार जो है लॉकर ऑपरेट कर सकते हैं या इसकी कोई सीमा नहीं है? हम जब चाहें उस लॉकर में से अपना सामान निकाल सकते हैं या वापस रख सकते हैं? वेल थियोरेटिकली स्पीकिंग अगेन कि अगर हम बात करें कि आपका लॉकर है, आप जितनी बार चाहें आप जाके उसे यूज करें, लेकिन क्योंकि बैंक एक रिस्ट्रिक्शन डालना चाहता है, नहीं तो हम कई जगह हैं जो रोज जाके बैंक लॉकर ऑपरेट करेंगे, एक मैन पावर यूटिलाइज होता है उसमें, एक बैंक का कर्मचारी है उसको एंट्री करनी पड़ती है, वो जाके आपके लॉकर में एक चाबी उनकी लगती है, एक आपकी लगती है। ये सब करते हुए अगर हम देखें तो बैंक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आप यूज करें, लेकिन ये नहीं कि आप उसे एक रेगुलर घर के लॉकर की तरह यूज करें और रोज खोलने आ जाएं। तो इसके लिए बैंक एक लिमिट लगाता है और ये भी हर बैंक अपनी ब्रांच के हिसाब से लगा सकते हैं, उनके मैन पावर कितना है या कितना वो एक्सेस देना चाहते हैं। तो उस बेसिस पे हर बैंक एक नियम जरूर लगाता है कि आप इतनी टाइम तक इतनी बार अगर यूज करते हैं साल में तो उसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप आते हैं तो एडिशनल कॉस्ट लगेगा। तो जैसे मैंने कहा कि लॉकर सर्विस या कोई भी बैंक के जो सर्विसेज हैं, चार्जेस जो वो कलेक्ट करते हैं आज की तारीख में बहुत ही अनरीजनेबली हाई भी है कई जगह पे। तो अगर वो चार्जेस के रूप में देखें तो ये एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है उनके लिए। तो चार्जेस तो आप मान के चलिए आज की तारीख में अगर आप बैंक की प्रेमाइसेस में स्टेप इन कर रहे हैं तो आपको अलग अलग टाइप के चार्जेस लगेंगे और ये आपको भरना ही होगा। बिल्कुल, तो तमाम तरह के चार्जेस जो है वो आपको भरने जरूर हैं, क्योंकि बैंक जो है उसके पास लॉकर्स की, जैसे हम बात भी कर रहे थे पहले, एक सीमित संख्या होती है। ऐसे में बैंक जो होता है वो उसके लिए आपसे रेंट जो है पूरी तरीके से लेता भी है। खैर, अगर किसी व्यक्ति ने इसे लॉकर का इस्तेमाल जो है वो लंबे समय तक नहीं किया है, लॉकर जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फर्ज कीजिए 3 साल या 4 साल हो गए, तो ऐसे में क्या होता है? क्या वो उस व्यक्ति के नाम पर लॉकर रहता है या बैंक के पास ये अधिकार रहता है कि उस व्यक्ति को नोटिस भेजकर उस लॉकर को तोड़ दिया जाए? सो वेल, 2 पहलू हैं। एक है कि डेफिनेटली आपने उसे यूज किया ही नहीं है। सो अगर आपने 3 साल तक उसे बिल्कुल भी यूज नहीं किया, मतलब आपने एक बार भी बैंक में जाके उसे खोला भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, तो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग होता है कि ये लॉकर बहुत टाइम से बंद है। दूसरा है कि अगर आपने उसका रेंट भी नहीं दिया है, तो 3 साल तक आपने यूज नहीं किया प्लस आपने उसका रेंट भी नहीं दिया, तो डेफिनेटली बैंक के पास ये अधिकार है कि वो अपना लॉकर वापस ले ले और किसी और को अलॉट करे। अब क्योंकि आप आ नहीं रहे हैं या आप ट्रेसेबल नहीं है या कोई भी कारण है जिसकी वजह से बैंक आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वो नोटिस डेफिनेटली लास्ट रजिस्टर्ड एड्रेस पे नोटिस भेजेंगे और ये भी टाइम देंगे कि अगर आप इस टाइम तक नहीं आते हैं तो वो आपका लॉकर फोर्सेबली खोलेंगे और उसका जो सामान है वो अपनी कस्टडी में निकाल के रख लेंगे। और ये प्रक्रिया भी है, बैंक भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोटिस दे दिया और अपने खुद ही कर्मचारी मिलकर उन्होंने खोल लिया इसे। इसकी भी एक क्लियर ना गाइडलाइंस होती हैं कि आपको लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना है, पुलिस के एक कर्मचारी को साथ में रखना है, बैंक के सीनियर ऑफिशियल्स रहते हैं वहां पर। जब बैंक का लॉकर खोला जाता है तो उसका पंचनामा किया जाता है कि आपके जो भी कंटेंट्स थे इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस वो निकाले गए हैं और वो सील करके बैंक के पास रखे गए और लॉकर खोला गया था और वो लॉकर फिर बाद में किसी और को भी अलॉट कर सकते हैं।
जी बिल्कुल। तो लॉकर जो है ऐसे में किसी और को अलॉट हो सकता है अगर आप लगातार एक लंबे समय तक जो है लॉकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसका रेंट जो है वो नहीं भर रहे हैं। लेकिन हर्षवर्धन जी, हम अपनी जमा पूंजी जब इस बैंक के लॉकर में रखते हैं, बैंक को उसका रेंट दे रहे हैं, बैंक तमाम तरह के चार्जेस हमसे वसूल रहा है। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये उठता है कि वाकई हमारा जो पैसा है जो हमने उसके अंदर रखा हुआ है, या हमारी ज्वेलरी या हमारी कोई कीमती चीज पड़ी हुई है, वो सुरक्षित भी उसमें रहती है? उसकी सुरक्षा की गारंटी क्या बैंक लेता है? जी नहीं। मान लीजिए आप एक 5 स्टार होटल में आप अपनी गाड़ी वैले में देते हैं, सो वैले का भी क्लियर इंडिकेशन होता है कि भाई आप अपनी गाड़ी अपने ही रिस्क पे आपने वैले में दी है। अगर कोई कारण से वो गाड़ी का नुकसान होता है तो होटल उसमें बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होता। तो ये एक सर्विस आपको एडिशनली दी जा रही है, अगर आप चाहें तो यूज करें, नहीं चाहें तो मत करें। उसी प्रकार जब आप बैंक का लॉकर लेते हैं, जो अग्रीमेंट साइन करता है बैंक आपके साथ, उसमें बहुत क्लियरली स्पेसिफाई किया जाता है कि ये सर्विस आप वॉलंटरीली यूज कर रहे हैं। बैंक अपनी पूरी कोशिश करेगी आपके सामान को सेफ रखने के लिए, बैंक के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स ये हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उसमें वहां चोरी होती है या वहां पे कोई नेचुरल कैलामिटी या एक्ट ऑफ टेररिज्म की वजह से आपका कोई भी नुकसान होता है, तो बैंक कोई भी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। तो ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड होता है, तो इसमें कोई चॉइस नहीं है। सिर्फ एक कारण है जिसमें तो ऐसे में आप क्या बैंक को ठीक ये जिम्मेदार रहता ठहरा है सकते हैं, कि वो ये हम है। अपने बैंक लॉकर का इंश्योरेंस करा लें? जी हाँ, डेफिनेटली आपकी कोई भी वैल्यूएबल चीजें हैं उसका आपको इंश्योरेंस करवाना चाहिए। लेकिन आप अगर वापस हम बैंक के लॉकर की बात कर रहे हैं, सो बैंक के लॉकर में क्या रखा गया है वो आप जब तक किसी ने इंश्योरेंस कंपनी या किसी ने वेरीफाई नहीं किया है तो उसकी वहां से चोरी होने की पुष्टि कौन करेगा। सो नेवरदलेस ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट नहीं है और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इसे ऑफर भी नहीं करती। तो इस लिहाज से कि एक आध कंपनी है, इफ्को टोक्यो जैसे, आई नो कि उन्होंने लॉन्च की थी एक बैंक लॉकर प्रोटेक्टर पॉलिसी, तो जिसमें वो जो लॉकर में कंटेंट्स होते हैं उसका इंश्योरेंस करने के लिए तैयार हैं। और उसमें अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स रखे हैं तो डॉक्यूमेंट्स रिक्रिएशन के जो चार्जेस होते हैं वो भी आप एड ऑन के रूप में पॉलिसी में जोड़ सकते हैं। सो बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट नहीं है। क्लेम कैसे होगा इसकी भी अभी तक कोई स्पेसिफिक प्रोसेसेस या इसका जो पास्ट रिकॉर्ड है या हिस्ट्री है उसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी वैल्यूएबल चीजें हैं और आप उसे ऑफिशियल है, आपने रिसीट के बेसिस पे खरीदा है, तो डेफिनेटली आपको उसका इंश्योरेंस करवाने की सोचनी चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आपका बहुत महंगा सामान जो है वो ऐसे में बैंक लॉकर में पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि सुरक्षित वो रहे, तो बेहतर ये रहता है कि उसका इंश्योरेंस अगर आप ले लेंगे तो कम से कम थोड़ी सी टेंशन फ्री जो है वो आप हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को बैंक लॉकर से जुड़ी तमाम बारीकियां और तमाम चीजें बहुत अच्छे से समझाने के लिए। तो मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। We'll be right back.